नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जोशीमठ आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में यह बैठक की है। इस दौरान जोशीमठ के मौजूदा हालात की समीक्षा हुई है। जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ आपदा पर निगाह बनाए हुए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। जोशीमठ में राहत बचाव के जो काम चल रहे हैं वो अभी भी निरंतर जारी है। सरकार की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता को उसकी जो हित है उसकी प्राथमिकता पर रखते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना है। 250 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि लगातार राहत बचाव के काम और तेज़ी से वहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार राहत बचाव के कामों को लेकर मॉनिटरिंग भी वहां पर की जा रही है। कोशिश यही है सरकार की कि जो वहां पर प्रभावित जो जनता है उसको उसके जो दुख है उसके दर्द है उसको कम वहां पर किया जा सके, उनको राहत के काम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष अधिकारी तौर पर एक नामित पर्यवेक्षक के तौर पर जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय उनको यहाँ पर नामित किया है। उनकी देखरेख में भी राहत बचाव काम वहाँ पर किए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि सरकार प्रयासरत है। कोशिश यही है सरकार की कि जोशीमठ की जनता के दुख दर्द कम किए जा सके, उनको राहत पहुँचाई जा सके। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। चमोली जनपद के जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जहां सरकार पुनर्वास के साथ ही मौजूदा हालातों से निपटने को लगातार काम करने का दावा कर रही है, तो वहीं जोशीमठ क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार के काम पर सवाल खड़े किए हैं। का दौर अभी भी जारी है। बहुत सारे घरों में लगातार भूधसाव का सिलसिला जारी है, लैंडस्लाइड जारी है और सरकार ने तो बहुत कुछ बोला था, परंतु आज तक भी कोई अनाउंसमेंट सरकार की ओर से नहीं हो पाया है। हम कह रहे हैं कि भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, होटल के बदले होटल, दुकान के बदले दुकान दिया जाए तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार केवल टप्पेबाजी करना चाहती है, मीटिंगों का बहाना करना चाहती है और कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। हमारे बद्रीनाथ में रिहेबिलिटेशन हो रहा है, वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है, तो जो रेट बद्रीनाथ में दिया जा रहा है उसी रेट को जोशीमठ में क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ। एक विकासखंड में 2 रेट कैसे हो जाएंगे? और आज तक भी सरकार निर्णय लेने में क्यों नहीं सक्षम हो पाई है? 15 दिन हो गए हैं आपदा को आए हुए, तो सरकार को कम से कम निर्णय लेना चाहिए। देहरादून स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जो कांग्रेस के डेलीगेशन के जोशीमठ दौरे से लौटने के बाद की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी भी दी गई और इसके साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए करण माहरा का कहना है कि सरकार एनटीपीसी को बचाने का काम कर रही है। 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था? जिस पत्रकार ने वो सब भेजे वीडियोस, उसके बाद ये जानकारी सबको मिली। इसरो की रिपोर्ट को क्यों बंद किया गया? उस वेबसाइट को क्यों बंद किया गया? इस बात को सरकार स्पष्ट करे। और हम लोगों ने बहुत सारे तथ्य और लोगों के सबूत जुटाए हैं। जैसे कर्णप्रयाग में 2021 से लगातार लोग प्रशासन को, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनके पत्रों का उत्तर तक देना उचित नहीं समझा। आज 38 परिवार ऐसे मकानों में है जो रहने काबिल नहीं है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जोशीमठ के दौरे के बाद हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के लिए सरकार अपनी ओर से अथक प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि आने वाले समय में जिस तरह के जोशीमठ को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, यह सब गलत है। जोशीमठ को कोई खतरा नहीं है।
बोल रहे कि जोशीमठ में बहुत अनाहत होने वाले हैं और बिल्डिंग भी टूटने वाले हैं, वो भी गिर जाने वाले हैं। परंतु जब हमें हमारी साक्षात आंखों से वहाँ देकर विश्लेषण किया, हर डिपार्टमेंट वालों से पूछा, हमें उसका विश्लेषण भी लिया था और टनल के पास भी गया और पहाड़ियों में भी घूमा वहाँ। हमारा गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर वहाँ नागरिक लोगों से लेकर एसडीएम से लेकर हमारा आईआईटी रुड़की से जो आया हुआ साइंटिस्ट लोगों के साथ भी और हम मठ मंदिरों में भी सब जगह में जाकर विश्लेषण भी किया। वहाँ 10 दिन के पहले क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है और घर का क्या स्थिति है, सारे विश्लेषण करने के बाद वहाँ 5% नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुलाकात की। उन्होंने जोशीमठ में भूधसाव क्षेत्र में प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा है। राजधानी देहरादून में सीएम धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अजेंद्र अजय की मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। चमोली के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर वहां पर चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास के कार्यों को पर्यवेक्षण के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अजेंद्र अजय, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के लिए नामित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने कई समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की है। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया से साझा की। तो विधायक मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ब्यौरा भी दिया है मदन कौशिक ने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दुनिया के विभिन्न जो वैश्विक मंच हैं, उन मंचों पर भारत की छवि एक निर्णायक राष्ट्र की, एक दूरदर्शी राष्ट्र की, एक वैश्विक भविष्य के प्रति सजग प्रहरी की और एक सशक्त राष्ट्र भारत राष्ट्र है, ऐसी एक छवि स्थापित हुई। चाहे वो कोरोना का संकट काल में दुनिया को विशेष रूप से मदद करने की बात हो, चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भारत के सामर्थ्य और क्षमताओं से पूरी दुनिया को परिचित कराने की बात हो, चाहे भारत की मानवता के रक्षा और पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की बात हो, पूरी दुनिया को एक नेतृत्व जैसा प्रदान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किया और उसमें जो दुनिया का समर्थन मिला, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में ऐसे सब विषयों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन इस प्रकार सभी कार्य समिति के सम्मानित सदस्यों ने किया। उत्तराखंड में प्रशिक्षित बेरोजगार इन दिनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2019 में चयनित वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी भी इन दिनों अधिकारियों और राजनेताओं के दर पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कि 3 साल बाद आप एक निर्णय लेते हो ऐसे ही में उठा के कि भर्ती रद्द कर देते। भर्ती रद्द करने के भी कोई लीगल फैक्ट्स होते हैं कि आपने भर्ती रद्द क्यों करी है। आज मैं यहाँ पे मारतोलिया सर से यही पूछना चाहती हूँ। एक तरफ वो एक सेम एजेंसी ने पेपर करवाया NSE IT में,
और ऑनलाइन कराया। दूसरी तरफ से हमारा भी NSEIT और ऑनलाइन एग्ज़ाम। एक तरफ वो कहते हैं भाई मैंने तो वहाँ पे क्लीन चिट दे दी, मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बच्चे साफ़ सुथरे हैं, और यहाँ पर मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई कैसे चेकिंग करना है, कैसे मैं सेग्रीगेट करूँ। और आप एक डिजिटलाइजेशन की बात भी नहीं जानते हैं। वो डिजिटलाइजेशन एक प्रोसेस था कि जिसको हम डे बाय डे अपनाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन सबसे बेकार चीज़ है, अब मैं इस भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दूंगा। ये क्या मतलब होता है कि कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आपकी मर्जी आ रही है आप वो कर रहे हो। बिल्कुल सही सर। इसमें भले ही हुई होगी जो दलालों के बीच है, लेकिन वो जो धांधली वाले बच्चे तो पहले ही बाहर हो गए थे। अब 620 बच्चे में से कोई तो धांधली वाला अगर हो भी, पता नहीं हमें, जो भी चीटिंग करके आया तो उन्हें पकड़ी है ना, कहाँ है वो। और 316 पद थे सर, 316, और जबकि 620 बच्चे हैं। तो हमारी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी STF साथ साथ हमारे आयोग के अध्यक्ष जी से सर यही गुहार है, यही विनती है सर, झुकाकर आपसे विनती है कि सर प्लीज आपका जो ये निर्णय इस पे पुनर्विचार कीजिए प्लीज सर। 2015 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले में नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। निलंबित भी किए गए 20 दरोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी जाली होने के सबूत मिले हैं। मामले की तफ्तीश विजिलेंस विभाग कर रहा है, तो वहीं 30 और दरोगाओं के गले पर भी प्रशासन की तलवार लटकती नजर आ रही है। इस पे विजिलेंस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारा चीज को देखेंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट, जो भी फैक्ट सामने आएगा, वो फिर हमारे सामने आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी, जैसे कोई बात हो। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव को SDM मसूरी के जरिए ज्ञापन भेजा है, जिसमें उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से विश्व प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और उसके आसपास की जगह को संचालन किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं, और कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। जितने भी हैं उनको वहाँ पे जाने के लिए कोई एंट्री फीस ना लगे, और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जानबूझ के वो ऐसे विज्ञापन ऐसी जगह प्रकाशित किया गया जिसकी कोई सर्कुलेशन नहीं है और कहीं दिखाया नहीं गया है। तो इससे साफ साफ दिखता है कि इसमें बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, जिसका जो है हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो भी टेंडर हो पारदर्शी प्रतिक्रिया से हो, और इसको तुरंत निरस्त करके टेंडर दोबारा हो और पारदर्शिता से हो, और उसमें सभी लोगों को भाग लेने का मौका दिया जाए। शहरी विकास मंत्री ने परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे VIP स्टेज का निरीक्षण किया। स्टेज की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अगले 3 दिन के भीतर स्टेज का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। थोड़े दिन पहले लगी है और जल्दी वो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो भी कारण हो, यदि कारण स्पष्ट होंगे कि भाई जैसे बताया गया इवेंट्स बहुत होते हैं तो वो भी जानकारी में आए, और यदि इसमें ठेकेदार ने उस रखरखाव में कोई कमी की तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस स्टेज का मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था, और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है, उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम इसका करेंगे। स्मार्ट सिटी के लगभग 10 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। शेष कामों में गति पकड़े हुए हैं। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग, ये तो नहीं मैं कह सकता कि एकदम समय पे होंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ बहुत समय जल्दी हम उसको पूरा कराएंगे। जो घास के बारे में सर ने कहा है, ये पहले 2 साल पहले कभी लगाई गई थी, और इसमें सर ने कहा है कि एक बार देख लें कि किस तरह की घास लगाई गई थी और इसकी ये स्थिति क्यों हो गई है, तो उसके बारे में देखें। खबर लक्सर से है। सरकार के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने का जिम्मा उत्तराखंड पुलिस और अब स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर है। पुलिस द्वारा इस मिशन को रफ्तार देते हुए कई प्रकार की नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिले के ड्रग्स विभाग भी अब इस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए मुस्तैदी के साथ सक्रिय नजर आने लगा है। हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा लक्सर के सुल्तानपुर में तमाम मेडिकल स्टोर स्वामियों को एकत्रित कर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जो है सुल्तानपुर में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। ये हर साल यहाँ पे 6-6 महीने में मीटिंग होती है। मोस्टली मेरे द्वारा यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको जितनी भी दवाइयों के रखरखाव से और
डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी सावधानियां होती हैं वो बताई जाती हैं कि कैसे दवाई का वितरण करना है और कैसे दवाई को स्टोरेज करना है। आज यहाँ पे इन सभी को आदेश दिए गए हैं कि कैमरे सभी को लगाने हैं। नारकोटिक दवाइयों का बिल्कुल भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका मिसयूज नहीं होना है, और अगर कहीं पर भी कोई गलत होता हुआ कोई भी जो है अपरिचित व्यक्ति द्वारा अगर कहीं पर दवाइयों का विक्रय किया हुआ पाया जाता है तो मुझे सूचित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए। देहरादून के रहने वाले विजय प्रताप सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने नॉर्दर्न सर्किट रोड पर किलिमंजारो के बेस तक स्थित कीबो हट तक साइकिल चलाकर पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हुए भी लोगों को संदेश दिया है। और आपको बता दें कि विजय प्रताप सिंह पहले भी देहरादून से लेकर कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा समेत कई सामाजिक मुद्दों को लेकर पर्यावरण को लेकर पर्वतारोहण के अभियान कर चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का औरंगाबाद जिले में संयुक्त ऑपरेशन जारी है, जहां कॉल सेंटर की आड़ में लोन की वापसी के लिए देश भर के लोगों से जबरन वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस को बरामदगी में करीब 1500 मोबाइल सिम जब्त और 2 सिम बॉक्स को जब्त किया गया है। चमोली जिले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा है, जबकि वित्त से संबंधित निर्माण कार्य की ठप पड़े हैं। समय रहते इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश के विरोध में कार्य बहिष्कार पर है। अगली खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां अखिल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जसपुर कोतवाली में पीड़ित महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसके परिवार में कुछ समस्या थी, जिसको लेकर उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया था, जहां तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। कल थाना जसपुर में एक पीड़िता के द्वारा अपनी लिखित तहरीर में शिकायत करी गई थी कि उसके परिवार में कुछ समस्या आने पे उन लोगों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था, और तांत्रिक आने के बाद उसने इलाज के नाम पर उस लड़की के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें करी। लिहाजा हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके, और जो ये संबंधित तांत्रिक था उसकी डिटेल इनके पास नहीं था, जो मोबाइल नंबर उपलब्ध था उसी के माध्यम से उसकी डिटेलिंग करी गई, तो उसको हमने पकड़ लिया है। आज उसकी पूछताछ चल रही है, उसके अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में पिछले काफी लंबे समय से अज्ञात चोरों और दोपहिया वाहन चोरियों को लेकर पुलिस और जनता काफी हद तक परेशान थी। इसी की रोकथाम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस को निर्देशित किया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन चोरों को गिरफ्तार किया जाए। और इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा के संयुक्त निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। अब पुलिस टीम ने मामले में तेजी दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उन्होंने एक वाहन चोर को बाइक समेत धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर 3 अन्य और मोटरसाइकिल एक झोपड़ी से बरामद कर ली गई है। देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी और ये मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अमीन बुधानी चौकी इंचार्ज कटोरा ताल के द्वारा किया जा रहा था। इस बीच में इनके द्वारा बहुत सारे कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इन लोगों ने इससे कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर थे उस गैंग का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें लगभग 24 मोबाइलें मिली थी। आज उसी क्रम में ये जो बाइक चोर है मोहम्मद अब्बास, जो कि मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, कुछ दिन से यहाँ पे सक्रिय था और इसने बैक टू बैक 2 मोटरसाइकिल चोरी करी थी। इससे पूछताछ में 2 अन्य मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है, जिनको 41-102 में हमने दाखिल किया है, जिसे हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। बता दें कि जहां बाबा केदार के धाम में लगातार बर्फबारी जारी है, तो मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पर्यटक स्थल चोपता में पर्यटक लंबे समय से जमकर बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे थे। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवान तैनात हैं, जबकि कुछ साधु संत भी धाम में रहकर भगवान शंकर की तपस्या में लीन हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रशासन की तरफ से अलाव से लेकर राशन की पूरी व्यवस्था की गई है।
धाम में अब मार्च माह अंत तक बर्फबारी रहेगी, जिस कारण प्रशासन की तरफ से पहले से ही धाम में सुरक्षा जवानों के साथ ही साधु संतों के लिए राशन मुहैया करा दिया गया है, जिससे उन्होंने कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो वहीं मिनी स्विट्जरलैंड में भी जमकर बर्फबारी होने लगी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। यहां 1 फीट से अधिक तक बर्फ गिर चुकी है। भूदसाव के चलते जोशीमठ में एक तरफ राहत और बचाव के काम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मौसम का मिजाज बदल गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कवित्रा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते जो मौसम होगा वो बदलेगा, अपना मिजाज बदलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल देर रात से ही ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जितनी ऊंची चोटियां हैं, 2000 मीटर से ऊंची की जितनी भी हाइट वाली क्षेत्र है, ऊंचाई वाली चोटियां हैं, वो बर्फ से लटकत यहाँ पर हो चुकी है। हिल स्टेशनों पर भी यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम जोशीमठ शहर की बात करते हैं तो जोशीमठ शहर के आसपास की जो ऊंचाई वाली जो जगह हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी एक तरफ ये कह सकते हैं कि आम जनता के लिए खुशगवार मौसम लाने वाली कही जा सकती है, लेकिन जोशीमठ जनता के लिए ये बर्फबारी एक दर्द बनकर उभर रही है, क्योंकि एक तो उनके घरों के जो उनके छत के जो आशियाने हैं, उनके आशियाने के जो छत हैं वो उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बर्फबारी के चलते उनकी जो परेशानी है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने राहत कार्यों को पहुंचाना, उनके दुख दर्द कम करना, वो भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कैमरामैन सुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, जोशीमठ। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।